नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये घटना भी उसी दौर की है जिस दौर का मैं इधर काफ़ी दिनों से ज़िक्र कर रहा हूँ। वही दौर जब कानून का सम्मान करने वाले लोग बहुत कम थे, अपराध और अपराधी सर पर चढ़कर बोल रहे थे। इसके पहले कि मैं आज की घटना के बारे में बताऊँ, मैं कल फिर नहीं आ पाया था और शायद अब यानी आज के बाद 4 दिन 3 दिन ना आ पाऊँ। 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका मैं प्रभारी हूँ, जिसका मैं नोडल अफसर हूँ यूपीडा में, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। उनका जो कार्यक्रम स्थल है वो सुल्तानपुर ज़िले के कूड़ेभार के पास है। इसी 340 किलोमीटर के स्ट्रेच में, उसी सुल्तानपुर के पास एक 3 किलोमीटर के स्ट्रेच को हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया है। सामान्य समय में दोनों तरफ से गाड़ियां आएंगी जाएंगी, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में वहां पर किसी भी प्रकार के विमान, लड़ाकू, युद्धक, ये सारे विमान उतारे और वहां से फ्लाई किए जा सकते हैं। इसी को उस दिन यानी 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी के सामने वायुसेना के जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो सब उस एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और फिर वहाँ से फ्लाई करेंगे, यानी एयर शो भी वहाँ पर होगा। उससे संबंधित जो वीडियो अगर मिल जाएगी पूरी, जिसमें फाइटर प्लेन्स का वहाँ पर उतरना और जाना उस सड़क पर होगा, मैं उस दिन यानी 16 तारीख के बाद जो पहला एपिसोड करूँगा उसमें शेयर करूँगा ताकि आप लोग भी देखें। आज की घटना की तारीख है 24 जनवरी 1999। वक्त था सुबह 5 बजे का। कंट्रोल रूम ने एक मैसेज पास किया कि डीआईजी रेंज लखनऊ श्री ए.के. गुप्ता ने यह कहा है कि सीतापुर जनपद के समीपवर्ती लखनऊ के जितने भी थाने हैं वो अपने अपने थानों से एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही थाने की गाड़ी से फौरन सीतापुर के थान गांव के लिए रवाना करें। एसपी सीतापुर श्री बृहस्पति मणि त्रिपाठी वहां उपस्थित हैं, उनको जाकर फौरन रिपोर्ट करें। किसी तरह की कोताही या किसी तरह की लेट लतीफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम एसटीएफ में थे। हमारे कंट्रोल रूम ने भी सुबह टेलीफोन करके हमें बताया करीब 5:30-6 बजे के आसपास कि सर कोई घटना हुई है सीतापुर में, जिसके लिए लखनऊ या और आसपास के ज़िलों से फोर्स मोबिलाइज की जा रही है। मैंने कहा घटना के बारे में क्या है, क्या घटना हुई है? उनका सिर्फ इतना कहा गया है कि आप लोग भी अलर्ट रहें, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपकी टीम को सीतापुर जाना होगा। नींद खुल गई। कोई गंभीर बात है। डीआईजी रेंज सेट पर आकर खुद फोर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, सीतापुर पहुंचने के लिए कह रहे हैं। मैंने डायरेक्टरी से थान गांव फ़ोन मिला दिया कि पहले तो पता ये लगे कि किस तरह की घटना है, ताकि हमको क्यों जाना होगा वहाँ पर, क्या वजह हो सकती है, क्या इक्विपमेंट साथ ले जाएंगे या किन किन लोगों को साथ ले जाना ज़रूरी होगा, ये जानने के लिए। मुंशी ने फ़ोन उठाया। मैंने उससे पूछा कि क्या थाने पर कोई अधिकारी उपलब्ध है? उनका सब कोई नहीं है। सिपाही तक सब यहाँ से उसी गांव में चले गए हैं जहाँ घटना हुई है। मैंने पूछा क्या घटना हुई है? उनका साहब वहाँ कुछ जातीय संघर्ष हुआ है ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में, और 4 लाशें वहाँ से फ़ौरन हटा के थाना कैंपस में या थाना का प्रांगण में ही रखी हुई हैं। बहुत विभत्स दशा है उन लाशों की। 1 साल के एक बच्चे को कई टुकड़ों में काट दिया गया। थाने में चूंकि पुलिस जन के परिवार भी रहते हैं, लोग देख के डर रहे थे। हम लोगों ने फिलहाल उसको जो शव थे उनको सफ़ेद चद्दर से ढक दिया है। अभी पंचायतनामा भी नहीं हो पाया है क्योंकि कोई भी सब इंस्पेक्टर उपलब्ध नहीं है। श्री बृहस्पति मणि त्रिपाठी जो उस समय एसपी थे सीतापुर में 99 में, वो वहाँ मौजूद हैं। एडिशनल एसपी श्री ज्ञानेश्वर तिवारी वो वहाँ मौजूद हैं, और सर्किल अफसर वहाँ के स्वर्गीय पीयूष रंजन श्रीवास्तव, देहांत हो गया उनका कैंसर से, बहुत अच्छा अधिकारी था,
वो भी वहाँ मौजूद हैं। आसपास के ज़िले की फोर्स मंगाई जा रही है, लेकिन क्यों मंगाई जा रही है इसकी बात हमें पता नहीं है। फोर्स के मोबिलाइजेशन का ये आलम था कि ये सूचना जब बताई उसके 15 मिनट बाद ही वायरलेस पर उसका फॉलोअप लेना शुरू हुआ। किस थाने का कौन आदमी कितने आदमियों को लेकर कितने बजे किस गाड़ी से रवाना हुआ। ये फॉलोअप जब सेट पर मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि कोई ज़रूर गंभीर घटना है। 10 ही मिनट बाद पूछा जाने लगा, क्योंकि उस समय फोर्स के मोबिलाइजेशन का और कोई तरीका नहीं था। मोबाइल फ़ोन आ गए थे, मतलब यहाँ पे दो कंपनियाँ ऑपरेट कर रही थीं, एसआर और उषा फ़ोन। लेकिन पुलिस के पास अभी कोई मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे। बीएसएनएल ने अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च नहीं किया था और बीएसएनएल से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो करार था वो चल रहा था कि एक सेट एक सिम ये और कॉल के क्या रेट होंगे, क्योंकि लगभग 5,000 थाने और लगभग 3-3,500 जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता होगी। इसमें जेल का विभाग भी शामिल है, इसमें वायरलेस का विभाग भी शामिल है, इसमें लॉजिस्टिक्स का भी शामिल है, इसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी शामिल है। तो इस तरह से करीबन 10,000 के आसपास मोबाइल फ़ोन यूपी पुलिस को लेने थे। लेकिन उस समय सेट भी बहुत महंगे थे, सिम भी बहुत महंगा था और कॉल्स इनकमिंग आउटगोइंग बहुत महंगी थी। शायद इतना पैसा एक साथ एक मुश्त पुलिस को मिल पाना या दे पाना सरकार के लिए उस समय थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। इसी तरह लैंडलाइन फ़ोन पे लोगों से संपर्क करके या वायरलेस पर थानों को संपर्क करके इस तरह फोर्स का मोबिलाइजेशन किया जाता था। मैंने मुंशी से पूछा कि भाई तनाव किस बात का है, मर्डर हुआ है तो किस बात का तनाव है जो इतनी फोर्स मांगी जा रही है। उसने कहा सर कुछ वहाँ पहले से भी ब्राह्मणों और ठाकुरों में विवाद था। एक प्रेम विवाह के संबंध में वहाँ 4 लोगों की हत्या ब्राह्मण की तरफ के लोगों ने ठाकुरों के 4 लोगों की हत्या की है, एक ही परिवार की। बाकी डिटेल मुझे नहीं पता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई अधिकारी आता है तो ज़रा हमसे बात कराइएगा। इसी बीच में मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी श्री ज्ञानेश्वर तिवारी साहब की, जो एडिशनल एसपी थे। वो शायद थाने पर किसी अधिकारी से बात करने के लिए आए होंगे, क्योंकि थाने पर ही जाकर किसी अधिकारी से बात की जा सकती थी टेलीफोन से। उन्होंने घुसते ही कार्यालय में टेलीफोन वाले से कहा किससे बात हो रही है, मेरी आईजी जोन से बात कराओ। उसने कहा सर एसटीएफ के कोई अधिकारी हैं, उनसे बात हो रही है। उन्होंने फ़ोन पकड़ लिया। मैंने बताया, उन्होंने पूछा और बताओ क्या। मैंने कहा साहब वही जो सूचना आ रही थी, फोर्स बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो रही थी, तो और ये भी कहा गया था कि आप लोग अलर्ट पे रहिए। यही मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह की घटना है। उन्होंने कहा नहीं राजेश, अब एसटीएफ की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए फ़ोर्स की ज़रूरत है। फोर्स जल्दी से अगर तुम्हारे यहाँ से जो आनी है अपने कंट्रोल रूम को परसू करके उसको भिजवा दीजिएगा लखनऊ ज़िले से। बाकी नोन लोग हैं, इसमें कोई ऐसा अननोन नहीं है कि एसटीएफ की आवश्यकता पड़े। उसके बाद खैर उन्होंने फ़ोन काट दिया और एडिशनल एसपी श्री ज्ञानेश्वर तिवारी ने अपनी बात की। ज्ञानेश्वर सर से मैंने ये पूछा कि सर क्या बात है, ऐसा क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा सा उसमें एक कोई प्रेम विवाह हुआ था और उसमें ब्राह्मण पक्ष ने मिलकर और ठाकुर पक्ष के एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी है। इससे दोनों गांव में, और ये तनाव पिछले 2 साल से चल रहा था, इसकी वजह से ज़्यादा तनाव है। कोई फर्दर घटना न हो जाए कि एक कास्ट कन्फ्लिक्ट हो जाए, यहाँ पर वर्ग संघर्ष हो जाए, इसको रोकने के लिए फोर्स की आवश्यकता है। उन्होंने जो बात बताई, जो उन्होंने जो घटना के बारे में बताया, वो ज़रूर कान खड़े करने वाला था। गांव का नाम था लिलौरी परसिया, थाना मैंने आपको बताया थान गांव। वहाँ एक परिवार रहता था, परिवार के मुखिया थे श्री गंगा प्रसाद दीक्षित। उनकी एक बेटी थी 21 वर्ष की, उसका नाम था अनूपा। करीब 2 साल पहले वो गांव के ही पृथ्वीपाल सिंह जो ठाकुर थे, उनके लड़के वक्षराज के साथ भाग गई। वो 23 साल का था वक्षराज, ये 21 साल की थी लड़की। भाग गई, कहाँ गई ये पता नहीं। जब गंगा प्रसाद दीक्षित और उनके परिवार के या उनके कुनबे के लोगों को पता लगा
तो वो थाने पर भाग कर आए और उन्होंने कहा, साहब अपहरण का मुकदमा हमारा लिखा जाए। फला लड़का हमारी लड़की को अपहरित करके जोर जबरदस्ती ले गया है और अगर उसको कुछ हो गया तो पुलिस जिम्मेदार होगी। इस तरह से दबाव वो थाने पर बनाते रहे। इंस्पेक्टर ने बताया कि साहब देखिए, दोनों बालिग हैं। जब तक लड़की की तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई, हम आपका ये मुकदमा नहीं लिख सकते। मैंने भी पता किया है, उन दोनों के संबंध पिछले 1 साल से चल रहे थे। आप लोगों को भी पता था, आप आंख मूंदे नहीं रह रहे थे। आप लोगों ने समय से ध्यान नहीं दिया, उसको मौका मिला, वो लड़के के साथ भाग गई। लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। दीक्षित जी बस यही कह रहे थे कि हमारा मुकदमा लिखिए, उसे पकड़ कर ले आइए, जेल भेजिए। जब पुलिस इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो उन्होंने एक दूसरी तहरीर दी। उन्होंने कहा, साहब अब हमें पता लगा है कि लड़की जब हमारी भागी तो वो घर में रखे हुए 5 लाख कैश और अपनी माँ के सारे गहने ले गई है, चोरी करके ले गई है। और ये चोरी उसने, वो जिसके साथ भागी है वक्षराज सिंह, उसके सहयोग से की गई है। लिहाजा दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, दोनों को अरेस्ट किया जाए और चोरी का हमारा माल बरामद किया जाए। ये ऐसी बात थी कि पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा। चोरी की धाराओं में मुकदमा लिखा गया। फिर वो दबाव बनाते रहे कि साहब दबिश दीजिए उनके यहाँ, उनके बाप को पकड़ के लाइए, चाचा को पकड़ के लाइए। क्यों पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, ऐसे कैसे आएंगे, पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है। जो पुलिस पर सामान्य आरोप लगते हैं वो आरोप वो लगाने लगे। धीरे धीरे 3 महीने का समय जब बीत गया तो पृथ्वीपाल सिंह ने एक मैरिज सर्टिफिकेट, कोर्ट मैरिज का एक सर्टिफिकेट थाने पर दाखिल किया कि गंगा प्रसाद दीक्षित जी की बेटी और मेरे बेटे ने अदालत में शादी कर ली है और ये उसका अदालती शादी का सर्टिफिकेट है। ये भी उन्होंने उस एप्लीकेशन के साथ अनुरोध किया कि कृपा करके हम लोगों को परेशान न किया जाए। ये लड़के दोनों बालिग हैं, दोनों बच्चे बालिग हैं और अपनी मर्जी से गए हैं, इन्होंने शादी कर ली है। इसमें अन्य कोई बात नहीं है। ये बार बार दबिश दे के बार बार हम लोगों को परेशान किया जाता, हम घर पे नहीं रह पा रहे हैं पुलिस के डर से। जब मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया तो पुलिस ने ये बात कम्युनिकेट की। जब वो आए फिर दबाव बनाने दीक्षित जी या दीक्षित जी का पूरा कुनबा, तो पुलिस ने कहा कि देखिए साहब, अब उन्होंने शादी कर ली है, अब तो कोई अपराध नहीं बनता है। रही बात आपके पैसों की चोरी और गहनों की चोरी की, हम उसकी तफ्तीश कर लेंगे, हम किसी को भेज देंगे। हमें ये पता लगा है कि दोनों बच्चे अपने एक रिश्तेदारी में कलकत्ता चले गए हैं। हम एक टीम भेज के और इसकी जांच पड़ताल कर लेंगे कि क्या आपके यहाँ से जाते समय वो पैसा और गहना ले गई है। पुलिस फिर दबाव बनाने लगी कि नहीं साहब, आप कलकत्ता तुरंत भेजिए और गिरफ्तार करके लाइए, मेरे सामने पूछताछ करिए थाने पर, मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या ले गई है। लेकिन पुलिस को चूंकि आइडिया था कि बच्चे दोनों एक दूसरे से इनके संबंध हो गए थे, ये भाग कर इन्होंने शादी कर ली है, जहाँ भी होंगे ये सुरक्षित होंगे। इसी बीच खबर आई कि अनूपा गर्भवती हो गई। जब ये खबर आई तो वक्षराज के पिता पृथ्वीपाल ने अपने परिवार में सब बैठ के बात की कि भाई अब वो हमारे घर की बहू है, अब वो क्यों भागी भागी फिर रही है जब इन लोगों ने शादी कर ली है। हम इनको कम्युनिकेट करते हैं, मेरा बेटा और मेरी बहू आके मेरे घर पे रहें, हमें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ये बात कम्युनिकेट की गई, जिसके थ्रू भी कम्युनिकेट की, और 3-4 महीने में ही अनूपा और उसके पति आकर अपने घर पर रहने लगे। इसी बीच पुलिस ने जाकर उन लोगों के बयान भी नोट कर लिए कि आप पर आरोप है कि आप घर से जाते समय 4-5 लाख रुपए और माँ के गहने लेकर भागी हैं। बड़ी तफसील से उसकी रिपोर्ट लिखी, उसके बयान लिखे गए, दोनों के लिखे गए, पृथ्वीपाल के लिखे गए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिखे गए। किस समय गई घर से, कब मिली, कब के बाद वो कहाँ पहुँची, कितना पैसा इनके पास था। तमाम तफ्तीश के बाद पुलिस को ये लगा कि ये झूठा आरोप लगाया गया है सिर्फ इनको परेशान करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि ये गिरफ्तार होकर आ जाएं तो हमारी जो बेइज्जती हो रही है, तथाकथित बेइज्जती या तथाकथित इज्जत में जो घटोत्तरी हो रही है, वो शायद कम हो जाए। पुलिस ने उस मामले में एफआईआर लगा दी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी।
कि अपराध होना ही नहीं पाया गया, इसलिए इसको फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है। चूंकि वो डेली बेसिस पर परसू कर रहे थे थाने पर, दीक्षित जी और उनके कुनबे के लोग, उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी कि उनको फंसाने का, उनको अरेस्ट कराने का, उनको तंग करने का यही एक जरिया था, और ये भी पुलिस ने समाप्त कर दिया। उनका गुस्सा पुलिस के प्रति भी था, और उनका गुस्सा इसलिए भी था कि उनकी गांव में बदनामी हो रही है। 24 जनवरी यानी घटना वाली रात, ये जैसे भरे बैठे हुए थे। एक उनको उम्मीद थी, पुलिस को उन्होंने शायद अन्यथा भी ऑब्लाइज किया होगा कि बस साहब एक बार इनको बंद कर दीजिए चोरी में, माल मिले न मिले आप बंद कर दीजिए, एक बार ये जेल चले जाएंगे, मैं अपनी लड़की को समझा लूँगा, ये फिर दोबारा उसके साथ नहीं जा पाएगी। इस तरह की बात बहुत ही कॉमन है। हम भी जब सेवा काल में, इतने लंबे सेवा काल में, लड़का लड़की के जब भागने का प्रकरण आता था तो लड़की के घर वाले यही कहते थे, साहब एक बार मिलवा दीजिए, माँ से बात कर लेगी, फिर वो कभी उसके साथ नहीं जाएगी। एक बार साहब लड़के को पकड़वा लीजिए, उसको साहब जेल भेज दीजिए, लड़की को हम समझा लेंगे, लड़की की हम कहीं शादी कर लेंगे। मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर प्रेम संबंध में कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं और वो चले गए हैं तो वो किसी के समझाने से नहीं समझेंगे। अगर इतना समझ रहे होते तो जाते ही क्यों। वो सब आगा पीछा सोच के, दिमाग लगा के, आगे की बात सोच के तब वो ऐसा कदम उठाते हैं। तो गुस्से से भरे, अपमान का घूंट पी पी के रहने वाले दीक्षित जी के पूरे कुनबे ने 24 जनवरी 1999 की रात 1 बजे गंगा प्रसाद दीक्षित, उनके सगे 3 भाई और 2 रिश्तेदार, ये 6 लोग पृथ्वीपाल सिंह के घर पर चढ़ गए। दरवाजे को तोड़ दिया और लगातार बाहर ही पृथ्वीपाल सिंह मिल गए। पहले उनको कई गोलियां मार दी। दरवाजा तोड़ के भीतर गए। सबसे पहले गंगा प्रसाद दीक्षित ने अपनी बेटी अनूपा को कई गोलियां मारी। उसका बेटा अंकित, साल भर का, वो वहां सो रहा था, उसको भी कई गोलियां मारी। फिर अपने दामाद यानी उस लड़के के साथ जिसके साथ उनकी बेटी ने शादी कर ली थी, वक्षराज, उसको भी कई गोलियां मारी। उसके बाद तलवार निकालकर अपनी बेटी और अपनी नाती के कई टुकड़े कर दिए। ये तांडव लगभग 1 घंटे तक गांव में चलता रहा। गोलियों की तड़तड़ाहट और बच्चे और महिलाओं के करुण क्रंदन से पूरा गांव जग गया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई आकर वहां उस परिवार का बचाव कर सके। पागलों की तरह चिल्ला रहा था गंगा प्रसाद दीक्षित कि इसी कलमुही की वजह से मैं गांव में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गया, मुझे मुंह छिपाए छिपाए घूमना पड़ रहा था। ये कहता जा रहा था और तलवार के प्रहार से उसने शरीर के कई टुकड़े कर दिए। उसके बाद वो तीनों भाई, गंगा प्रसाद दीक्षित, उसके तीनों भाई और वो रिश्तेदार वहां से चले गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह से मोटरसाइकिल से जाके थाने पे ये सूचना दी। थाने से थानाध्यक्ष आए, वो इसकी विभीषिका को देखकर डर गए। फौरन फोर्स को बुलाया और ये डिमांड की कि साहब यहाँ पर बहुत तनाव पहले से ही है गांव में, ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में, अभी कोई बवाल हो जाएगा, फोर्स तत्काल भेज दी जाए। एक अच्छा काम उन्होंने ये किया कि जल्दी से सभी चारों डेड बॉडीज़ को अपनी गाड़ी में डालकर उसे थाने के प्रांगण में पहुंचा दिया, क्योंकि जब डेड बॉडी होती है तो बहुत तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। जाम करके कि साहब रख दिया, सड़क जाम कर दिया, हेडक्वार्टर पर लेते गए, वहाँ किसी अधिकारी के घर के सामने या कार्यालय के सामने डेड बॉडीज रख दी, कानून व्यवस्था की एक बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने सारी बॉडीज़ एक साथ गाड़ी में रख के और उसे प्रांगण में रख दिया। उसी का जिक्र वो मुंशी कर रहा था जब मैंने फ़ोन किया था कि साहब कैंपस में ही बॉडीज़ रखी हैं और दिल दहल जाता है देख के। हम लोगों ने सफ़ेद कपड़ा मंगा के भी उसको ढक दिया है वहाँ पर। पृथ्वीपाल मारे गए, अनूपा जिसकी उम्र 21 वर्ष थी वो मारी गई, अंकित
अनूपा का बेटा 1 साल का, 5 गोलियां उसे भी मारी गई थी, वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। और अनूपा का पति वृक्षराज, उसकी भी मृत्यु हो गई। वृक्षराज के भाई अनूप जो इस घटना में बच गए या उस समय वो वहां पर थे नहीं, उनसे एक तहरीर ली पुलिस ने और इन 4 व्यक्तियों की हत्या का मामला दर्ज किया। लोग नामजद किए गए, 4 भाई वो और 2 रिश्तेदार, 6 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई गई। कहीं कोई जातिगत संघर्ष न हो, इसके लिए एसएसपी, जो एसपी सीतापुर थे उसमें बृहस्पति मणि त्रिपाठी जी, एडिशनल एसपी ज्ञानेश्वर तिवारी जी, सीओ पीयूष रंजन श्रीवास्तव, एसओ और बाकी आसपास के थानों की फोर्स वहां मौजूद थी। उनको ये कहा भी गया था कि आप लोग तब तक वहां रहेंगे जब तक कि बॉडीज़ का पोस्टमार्टम न हो जाए और आकर उनका अंतिम संस्कार न कर लिया जाए। इसीलिए आसपास के थानों और आसपास के ज़िलों से बड़ी संख्या में फोर्स बुलाई गई थी। सुबह 10 बजते बजते पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में बदल दिया था। जब ऐसा लगा कि अब यहाँ पर कोई जातीय संघर्ष होगा तो हम उसे कंट्रोल कर लेंगे, पुलिस थाने पर गई, पंचायतनामा किया, बॉडी सील की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस जिला मुख्यालय सीतापुर भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आनी थी वो आनी ही थी। कॉज ऑफ डेथ, एंटीमॉर्टम इंजरीज़, वुंड्स की लंबाई चौड़ाई सब लिखी हुई थी, गन शॉट इंजरीज़, कितनी गोलियां लगी हैं, कितनी एंट्री है, कितनी एग्जिट है, ये सब उसमें लिखा हुआ था। बताते हैं कि कई वर्षों तक इसका ट्रायल चला। कुछ पुराने यानी 99 के बाद 2001 के अखबारों में इसके ट्रायल का जिक्र है, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ ये कहीं जिक्र नहीं है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 20-22 साल पहले की घटना, इसका कोई रिकॉर्ड, CCTNS चूँकि उस समय था नहीं, इसलिए किसी तरह का कोई रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी का या हार्ड कॉपी का या रजिस्टर का आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। या तो उस गांव के आसपास के लोग या इन दोनों में से किसी का करीबी, अगर हमारे किस्सा गोई परिवार में कोई सदस्य है तो कृपा करके इसके ट्रायल का आउटकम ज़रूर पता कर लें और आप मुझे बताएंगे। मैं तुरंत आपके बताने के अगले एपिसोड में इसका जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस तरह की ऑनर किलिंग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खापों की पंचायतों में डिसाइड करके की जाती थी, वो अब लगभग वहाँ बंद हो गई है। सज़ा किसी में नहीं होती थी। हरियाणा और हरियाणा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के भाग में आपने ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं सुनी होंगी जब पंचायत में ये डिसाइड किया गया कि दोनों को जिंदा जला दिया जाए। कैसे इन्होंने शादी कर ली, कैसे प्रेम कर लिया। फिर बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दखल दिया और उसको अपने ऑर्डर्स को परसू कराया, तब जाकर इस तरह की घटनाएं बंद हुई। वही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की, और ये घटना से बढ़िया कोई वानगी नहीं होगी कि परिवार का परिवार मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने प्रेम विवाह किया था। आज की घटना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आज की घटना भी उसी दौर की है। अब आप समझ गए होंगे कि कानून को कितने हल्के में लोग लिया करते थे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉर ग्रांटेड लेते थे। उस जमाने में यह कहा जाता था कि इसे मार देंगे, 2 बीघा जमीन बेचकर मुकदमा लड़ लेंगे, 2 साल बाद घर आ जाएंगे छूट कर। कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रायल किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ गवाही के दम पर होता था। झूठे गवाह इधर से या उधर से खड़े किए जाते थे, उनको ट्यूटर किया जाता था। ट्रायल में उनको इतना समझा के भेजा जाता था कि डिफेंस का लॉयर पानी मांग लेता था, लेकिन वो टस से मस नहीं होते थे।
प्रोसिक्यूशन का लॉयर पानी मांग लेता था, वो टस से मस नहीं होते थे। और उसी ट्रायल के बेसिस पे बहुत ढेर सारे इनोसेंट लोग भी इसी न्याय की बलि वेदी पर चढ़ाए गए थे। क्योंकि वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, जो जुडिशियल अफसर बैठा है, वो तो फाइलों में, बयानों में, गवाहों में जो है वो उसी को देखेगा। वो मौके पर नहीं था, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उसकी मजबूरी है। कोई क्लिंचिंग एविडेंस जो आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए जाते हैं ट्रायल के समय में, वो नहीं थे। कि 2 बीघा ज़मीन बेचेंगे, अच्छा वकील कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हम 2 साल में लौट आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी कि साहब एक फसल का गन्ना बेच के रख लिया है, इसको मारूंगा और फिर इतना पैसा खर्च करके छूट के चला आऊँगा। ये उस दौर की बात है, ये उस दौर में लोगों की समझ है, ये उस दौर में कानून का मजाक उड़ाने की हद है। ये हुआ करता था। और ये समाज के 4 लोग जिनका मैं बहुत बार जिक्र कर रहा हूं, उस गांव में यही हुआ होगा कि वो जो 4 लोग हैं वो गांव के हर कोने में, हर कूचे में जाकर यही कहते होंगे, अरे पंडित जी की बड़ी बेइज्जती हुई, उनकी बेटी ठाकुरों के साथ भाग गई। अरे भाई तुमसे क्या मतलब है? लेकिन नहीं, वो इस तरह की बात, चुभने वाली बात, परेशान करने वाली बात, और जिस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है, उस बात की चर्चा कर करके किसी भी आदमी को, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, उसको, उसके मन में गुस्सा, उसके मन में क्रोध, उसके मन में बदले की भावना पैदा कर देती है, क्योंकि रहना उसी गांव में है। दूसरा ये है कि माना कि अनूपा और वृक्षराज ने उस समय के सोशल फैब्रिक को तोड़ के कोई गलती की हो। मेरे विचार से कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस जमाने का जो सोशल फैब्रिक था, गांव के कुनबों का जो सोशल फैब्रिक था, मान लिया उन्होंने तोड़ा उसको और तोड़ के गलती की। उस बेचारे 1 साल के अंकित का क्या कसूर था कि उसे 5 गोलियां मारने के बाद भी इनके मन में इनकी प्यास, इनकी तृष्णा, इनका क्रोध, इनका आग बबूला होना, प्रतिशोध की भावना रखना कि तलवार से इतनी बार मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका बेचारे का क्या दोष था? और समाज के इन्हीं 4 लोगों का इंटरेस्ट समाज के भूखे लोगों का पेट भरने में कभी नहीं रहा। इतिहास देख लीजिए, जो गांव के रहने वाले हैं आसपास देख लीजिए, कि उनका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि कोई गरीब है, जाड़े में उसे कुछ कंबल दिलवा दें, कोई भूखा है उसे 2 जून के खाने का इंतज़ाम करा दें। उनका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि इनकी इज्जत गई, उनकी इज्जत आई, उसमें नमक मिर्च मसाला डाल के चटखारे ले लेके ये बातें कहते रहेंगे। और जब तक समाज में इन 4 लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाएगा, इन बातों को लिया जाएगा, दिल में लिया जाएगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को ये बताना चाहिए कि जिस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसमें अपनी राय न रखें। जब तक आपसे पूछा न जाए आप अपनी राय न दें। आज की घटना मैंने बहुत बार बताया कि पुराने ज़माने का, पुराने ख्यालात का, पुराने समय का आदमी हूँ। यंगस्टर्स की पसंद, यंगस्टर्स का जो कहते हैं कि उनके गाने, उनका संगीत, उनके लिरिक्स, ये इसका मुझे अंदाज़ नहीं है। लेकिन अपने ज़माने में जो गाने थे, जो बजते थे, जिनको रेडियो पर कई कई बार सुना जाता था, कई कई बार भूले बिसरे गीत का कार्यक्रम आता था, और एक कार्यक्रम आता था फरमाइशी गानों का,
और अगर आपने 3 साल या 2 साल रेगुलर रेडियो सुना है तो इस तरह के गाने कई कई बार बजे होंगे। और आज की घटना के संदर्भ में मुग़ल आज़म फिल्म थी, 1960 में बनी थी, उससे कामयाब कोई फिल्म नहीं बनी। उस ज़माने में उस बजट जिस बजट में वो बनी थी, लोग सोच भी नहीं सकते थे। पृथ्वीराज कपूर के ज़माने की लता जी ने गाया था और लिखा था शकील बदायूं ने। मैं उनके घर भी गया जब मैं DIG रेंज बरेली था। शकील साहब का जहाँ जन्म हुआ था, मैं मेरे साथ के कोई सज्जन थे, वो मुझे ले गए थे। क्या लिखा था उसने। नौशाद का म्यूज़िक था कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। आप ज़रूर सुनिएगा, बड़ी चोट खाई। सुनिएगा, आप डूबेंगे इस गाने में कि दो लोगों में अगर आपस में उनके दिल मिल गए या प्यार हो गया तो उसकी सज़ा कितनी भुगतनी पड़ी उन्हें, जान से हाथ धोना पड़ा। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे और बहुत बड़ी संख्या में आपकी मेल मिल रही हैं। मैं आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप राय भी दे रहे हैं, आप जो इसमें ठीक किया जा सकता है उसके बारे में भी बता रहे हैं। कल संडे है लेकिन मैं संभवतः नहीं रहूँगा यहाँ पर। अब मुझे कल से वहीं कैंप करना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उस कार्यक्रम स्थल पर। लेकिन जैसे ही वहाँ से लौट के आऊँगा मैं आपको बता दूँगा, तुरंत लाइव करूँगा। और आप अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें या मेल कर दें। बहुत से लोग अपनी बहुत ढेर सारी बातें मेल से भी भेजते हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें भी हैं, कुछ परिवार की बातें भी हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि उनका समाधान जो मेरे विचार से संभव है वो बताया करता हूं। तो मेरी मेल ID एक बार फिर से नोट कर लें, राजेश पांडे 61 यानी RAJESHPANDEY 61 @gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।